इतिहास कभी कभी अपने सबसे महत्वपूर्ण पन्ने छिपा देता है। आज हम आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक ऐसी रात सुनाएंगे जो इस्लामी साम्राज्य का भविष्य तय करने वाली थी। लेकिन पहले हमारे चैनल अथर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी अहम किस्से को मिस न करें। दो लंबे चौड़े दहकते हुए हबशी नौकर, जिनकी कमरों के इर्द गिर्द चीतों की खालें लिपटी हुई थी, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदमों से आए। उन्होंने टोकरा उन लड़कियों के आधे घेरे के ठीक सामने रख दिया। साथ ही सपेरों की बीन की मधुर धुन बजने लगी। वो हबशी मस्त सांडों की तरह फुंकारे मारते हुए अचानक गायब हो गए। टोकरे से एक विशाल कली ऊपर की ओर उठी और धीरे धीरे फूल की तरह खिल गई। उस फूल के अंदर से एक लड़की का चेहरा झांकने लगा। फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मानो लाल बादलों के बीच से चांद निकल रहा हो। गहरी सांस लेते हुए आश्चर्य भरी आवाज में ये लड़की इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल अर्जी नहीं थी। वो इतनी पाक, इतनी निश्चल, उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी साधारण लड़की की चमक न लगती थी। और जब वो फूल की चौड़ी पत्तियों से बाहर कदम रखी तो उसके जिस्म की लचक ने उफ, तमाशबीनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबकी सांसें थम गई। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी मुस्कुराते हुए उसके कानों में फुसफुसाया, मुझे तवक्को न थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। हल्की हंसी के साथ, लेकिन आंखों में चमक। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इख्तियार बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़िकोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशेवर रक्सकला नहीं इस्मत फरोश। इसे रक्स से प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में कदम नहीं रखती। मैं इसके बाप को जानता हूं, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। आवाज में गर्व और वफादारी का जज्बा। मैं इत्तेफाक से उसके घर उसके बाप से मिलने गया तो इसने इल्तिजा की कि सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल-ए-एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स की इजाजत इसीलिए मांगी थी ताकि इस लड़की को आपके हुजूर पेश कर सकूं। आपने तो कहा था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन की आवाज में सख्ती लेकिन नरमी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी है। अली मुकाम नाजी ने ख्यालों में खोकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावते गुनाह नहीं। ये एक बाइसीत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं, अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन की आवाज में उत्सुकता और थोड़ी नाराजगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खिरा जेतैन पेश करो कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उरिया करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाशी दूं कि उसने मर्दों के जौसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर, नाजी ने कहा, मैं इसे अपने वादे पर यहां लाया हूं। आप इसे शफकत बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे। इसके रक्स में पेशेवराना तासुब नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। आवाज कम करते हुए भावुक होकर, बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खेमे में आने की इजाजत दे दें, थोड़ी सी देर के लिए। इसे मुस्तकबिल की वो मां समझे
जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताएगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शरफ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पुरसर अल्फाज और जज्बाती लबोल हजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया। उसने सलाहुद्दीन से कहलवा लिया कि अच्छा, इसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़िकोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह उड़ रही थी। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। आवाज में जादू की लय, मंत्रमुग्ध होकर मशलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतल्लिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। सस्पेंस भरी खामोशी, नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बर्पा कर रहे थे, वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर सन्नाटा तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निशा शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुए जो नाजी ने उनके लिए नस्ब कराया था। अंदर कालीन बिछे थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस की हल्की नीली रोशनी, सहरा की शफाफ चांदनी सी और अंदर की फिजा अतरबीन। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। नाजी सलाहुद्दीन के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूं। भेज दो, सलाहुद्दीन की आवाज में दृढ़ता लेकिन थोड़ी नरमी। सलाहुद्दीन ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ी भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन के मुहाफिजों ने एक रक्सकला को उनके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशले रोशन थी। ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदो परछाई अच्छी तरह देख सके। रक्सकला करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जो टोकरे से निकली थी। ज़िकोई वो रक्स के उस लिबास में थी जो तौबा शिकन था। उसमें वो उरिया थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़िकोई ने बताया, मुझे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलाया है। कमांडर ने कहा, ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। ज़िकोई की आवाज में विनम्रता लेकिन दृढ़ता। ज़िकोई ने कहा, उनका बुलावा आपको किस तरह मिला था? सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूं। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत ले। कमांडर तस्लीम न कर सका कि सलाहुद्दीन ने अपनी ख्वाबगाह में एक रक्सकला को बुलवाया है। वो अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी कि नाचने गाने वालों से ताल्लुक रखने वाले को 100 डंडे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच विचार कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन के खेमे में चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहे थे। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रक्सकला खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़िकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने को तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें आने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेचैनी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को डंडे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जलकर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पाई का रोब जमाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत से एक अरबी शहजादा निकला, अयाश,
बदकार, पाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब। दूसरी तरफ नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी न थी। वो अपने खेमे में बैठा मसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब अदृश बैठा था। उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। अदृश ने कहा, मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन के दिल में उतर गया। मेरा तीर खता गया था। नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यही लौटकर हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, कोई इंसान के रूप में तलिस्म है। हंसी में विजयी स्वर अदृश ने कहा, मालूम होता है ये लड़की हशीशिया के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशिया के कभी वहमो गुमान में भी ना आए होंगे। नाजी ने कहा, अब सलाहुद्दीन के हलक से शराब उतारनी रह गई है। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो जिकोई न थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े। उसने अंदर जाकर अदृश से कहा, अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरी जिकोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब जिकोई सलाहुद्दीन के खेमे से निकली। नाजी के खेमे जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सिर से पांव तक एक ही लिबासे में ढका था। उसने धीमी सी आवाज में जिकोई को पुकारा। वो उसके पास चली गई। वो आदमी उसे एक खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था। कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन के खेमे को देख चुका था। हुदुश, रात तो गुजर गई, वो अभी तक आई नहीं, वो अब आएगी भी नहीं। उदुश, अदृश ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाए। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया? नहीं, नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही न था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र जिकोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की न रहेगी। वो है तो होशियार। अदृश ने कहा, मगर रक्सक्ला का क्या भरोसा? वो रक्सक्ला की बेटी है, तजुर्बाकार पेशेवर, धोखा दे सकती है। नाजी गहरी सोच में खोया था कि जिकोई उसके खेमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जैसे उसका जिस्म बुरका था। नाजी ने जोश से उसे अपने बाहों में ले लिया। अदृश ने जिकोई को खिराजैत सिन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खेमे से निकल गया। सहरा की इस पुरस्कार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहरी सुबह से मुख्तलिफ न थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपनी तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क्याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा था और उसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुश्ता रात इस सहरा में जो वाकया हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और अदृश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका सुराग रसा और जासूस अली बिन सुफियान और जिकोई, ये तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाकये के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाहुद्दीन और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शानो शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सुदानी फौज दो पंक्तियों में खड़ी सलाहुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन ने नारों के जवाब में बाजू लहराई, मुस्कुराए और दीगर तकफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगाई। उनके पीछे मुहाफिजों और स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज डूबा, रात तारीख हो गई। कमरे में खाना तो दरकिनार, पानी भी न गया। आवाज में तनाव, रात खासी गुजर चुकी थी।
जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घर रवाना हुए, अली बिन सुफियान उनसे अलग हुए तो मुहाफिजों के कमांडर ने उन्हें रोक लिया। मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जुबान बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइंतिमानी पैदा हो गई है। खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूं। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है, तो हमें क्यों मना किया गया? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दे दे, लेकिन सुन ले, हम अपने अमीर को खुदा का बरगुजीदा इंसान समझते थे, दिलो जान से फिदा थे, मगर रात उसके खेमे में एक रक्स ला गई थी। अली ने बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी न की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रक्सक्ला और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक न था। ये क्या था, अभी न बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सब मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। कंधे पर हाथ रखकर भरोसे से उसने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। आमिर बिन साले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सबका फर्ज है। रक्सक्ला का अमीर के खेमे में जाना भी एक राज है। अपने जामबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न हो कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत से कमांडर मुतमईन हो गया और उसके दस्ते के शकूक रफा कर दिए। अगले रोज सलाहुद्दीन दोपहर का खाना खा रहे थे कि उन्हें इत्तेला दी गई, नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन खाने से फारिग होकर नाजी से मिले। नाजी का चेहरा बता रहा था घबराहट और गुस्सा। उसने हक लाने के लहजे में कहा, काबिलिस दे एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सुदानी मुहाफिज फौज की 500 नफर मिस्र की उस फौज में मातम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन ने कहा, मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सोच विचार में गुजार कर ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मातम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सुदानियों की नफर सिर्फ 10% हो। और तुम्हें यह हुक्म भी चला होगा कि तुम अब इस फौज के सालार न होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। अली मुकाम नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फैसला पसंद न हो तो फौज से अलग हो जाओ। सलाहुद्दीन ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। नाजी ने कहा, आपके बुलंद दिमाग और गहरी नजर को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मेरे दोस्त। सलाहुद्दीन ने कहा, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए। और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों न हो, कितना ही अदना क्यों न हो, वो शराब न पिए, हुलड़बाजी न करे और फौजी जश्नों में नाच गाना न हो। लेकिन आलीजा नाजी ने कहा, मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं, जिसे आप मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 500 नफर को बरतरफ न कर सकता, फौज में इसे मातम करके उसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सुदानी, शामी या अजमी नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक, मजहब एक। अमीर आली मर्तबत ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। अपने माजी पर खुद ही निगाह डाल लो। सलाहुद्दीन ने कहा, जरूरी नहीं कि अपनी कारिस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो, फौरन वापस जाओ। अपनी फौज की नफर, सामान, जानवरों, खुर्द-बुर्द वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन मुलाकात के कमरे से निकल गए। नाजरीन, आज की किस्त में इतना ही। लेकिन सोचिए, ये राज क्या था जो रात की गोद में छुप गया?
सलाहुद्दीन का बुत टूटा या कुछ और, अगली किस्त में खुलासा होगा। वो साजिश, वो धोखा और वो हकीकत जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप अथर क्रॉनिकल चैनल पर ऐसी ही दिलचस्प, भावुक और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, जहां इतिहास जिंदा हो जाता है, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस न हो। आपकी हर लाइक और कमेंट हमें प्रेरित करता है। दुआ है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारा और आपका अल्लाह हाफिज।